हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आर के सेंटर में स्वागत है। आज मैं वेनसांग से संबंधित वीडियो लाई हूँ। शुरू करते हैं वीडियो। वेनसांग एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षुक थे। वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में दाखिला लेकर वहाँ पढ़ाई करने के लिए भारत आए थे। उस समय नालंदा दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय तथा यहाँ विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध पुस्तकालय था। इनका जन्म चीन के लियोयंग स्थान में 6 अप्रैल 602 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 5 फरवरी 664 ईस्वी में चीन में ही हुई थी। यह अपने परिवार के 4 बच्चों में सबसे छोटे थे। उनके दादाजी प्रोफेसर और पिता कम्युनिस्ट थे। अपने पिता के मृत्यु के बाद वह अपने बड़े भाई चेंसू के साथ जिंगुत मठ में रहे। इस दौरान इन्होंने थेरवाद और महायान बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। 13 वर्ष की आयु में अपनी अद्वितीय प्रतिभा के कारण यह मठाधीश बन गए। 622 ईस्वी में वे पूर्ण रूप से भिक्षुक बन गए। 20 वर्ष की आयु में बौद्धिक साहित्य तथा वैदिक साहित्य में मतभेद और भ्रम के कारण इन्होंने भारत जाकर मूल पाठ का अध्ययन करने का निर्णय लिए। तब इन्होंने अपने बड़े भाई को छोड़ के चांगान वापस लौटकर विदेशी भाषा में शिक्षा ली। वह 626 ईस्वी में संस्कृत में पारंगत हो गए। 629 ईस्वी में इन्होंने भारत जाने का निर्णय लिया। उस समय तंग वंश और तुर्कों का युद्ध चल रहा था। इस कारण राजा ने विदेशी यात्रा करने पर रोक लगाई थी। इसलिए बिना राजा की अनुमति के वेनसांग ने 629 ईस्वी में युमन दर्रे पर कुछ बौद्ध भिक्षुकों की राजी करके गांसू और किंग हाई के रास्ते से सम्राट से बाहर निकल गए। भारत में वह 10 वर्षों तक रहे। उन्होंने सी यू की नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें इन्होंने अपनी यात्रा और तत्काल भारत के विवरण किए। उन्होंने भारत की आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक अवस्था का भी वर्णन अपने पुस्तक में किए हैं। वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा गया है। वेनसांग जलालाबाद से खेवर दर्रे होते हुए तत्कालीन गंधार राजधानी पेशावर पहुँचे। इस क्षेत्र में इस समय बौद्ध धर्म पतन पे था। पेशावर से वह पूर्वोत्तर में स्वाता घाटी होते हुए उद्यान पहुँचे, जहाँ उन्हें 1400 मठ मिले, जिसमें पहले 18,000 भिक्षुक रहते थे। यहाँ से वे सिंधु नदी पार करके तक्षशिला पहुँचे। उसके बाद में कश्मीर गए, जहाँ उन्होंने 2 वर्ष बिताए। वेनसांग बहुत सारे नगर की यात्रा करते हुए 635 ईस्वी में गंगा नदी पार करके दक्षिण में काम्पिल पहुँचे, जहाँ गौतम बुद्ध को स्वर्ग से अवतरित माने जाते हैं। काम्पिल में महात्मा बुद्ध को स्वर्ग से अवतरित माने जाते हैं। यहाँ से वह हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज गए और उन्होंने 100 मठ और 10,000 भिक्षुक वहाँ देखे, जो हीनयान और महायान दोनों के भिक्षुक थे। यहाँ से उन्होंने अयोध्या और साकेत गए। यहाँ यौगिक शिक्षा का गृह स्थान था। इसके बाद वहाँ से कौशाम्बी गए, जहाँ उन्हें बुद्ध की स्थानीय छवि की प्रति मिली। इसके बाद काम्पिल और लुम्बिनी गए, जहाँ उन्होंने अशोक स्तंभ भी देखे। 637 ईस्वी में वह लुम्बिनी से कुशीनगर के लिए रवाना हुए, जहाँ बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त की थी। उसके बाद वह सारनाथ गए। वेनसांग इसके बाद वाराणसी और वैशाली होते हुए पाटलिपुत्र पहुँचे। वहाँ से बौद्ध गया गए। उसके बाद वहाँ से वह 2 भिक्षुकों के साथ नालंदा पहुँचे। उन्होंने 3 वर्ष वहाँ बिताए और इस दौरान उन्होंने तर्कशास्त्र, व्याकरण, संस्कृत, योगा शास्त्र की शिक्षा नालंदा में लिए। वेनसांग लिखते हैं कि एक अतिथि होने के कारण नालंदा में उन्हें छात्र के तौर पे उन्हें रोज़ 20 सुपारी, जायफल, सुगंधित धूप बत्तियाँ, आधा किलो चावल और असीमित मात्रा में दूध तथा मक्खन की आपूर्ति की जाती थी, जिसके बदले में कोई पैसा नहीं लिया जाता था। उनके समय में नेपाल, तिब्बत, श्रीलंका, सुमात्रा, यहाँ तक कि कोरिया के छात्र भी शिक्षा लेने नालंदा आते थे। यहाँ से वह दक्कन गए और आंध्र प्रदेश
में अमरावती और नागार्जुन कोंडा के प्रसिद्ध बिहार के भ्रमण किए। फिर वहाँ से वह कांची गए, जो पल्लव वंश की राजधानी थी। यहाँ बौद्ध धर्म का उस समय केंद्र था। भारत में वह 10 वर्ष तक रहे। इसके बाद वह चीन लौट गए। चीन छोड़े हुए उस समय तक उन्हें 16 वर्ष बीत गया था। चीन लौटते समय उनके साथ 637 संस्कृत के किताब, बहुत बड़ी संख्या में मूर्ति यहाँ से ले गए थे। इसके अलावे पेड़ पौधे बीज भी अपने साथ वह ले गए थे। उनके सारे सामान को 72 घोड़े में लादा गया। उनके साथ करीब 100 कुली और पहरेदार चल रहे थे। वह खुद एक हाथी में सवार थे जो राजा हर्षवर्धन उन्हें भेंट दिए थे। उन्होंने 1330 लेखों का अनुवाद चीन पहुंचने के बाद चीनी भाषा में किए। यह उनका सर्वोत्तम योगदान था। उसके द्वारा हृदय सूत्र का भी अनुवाद वेनसांग ने किए। एक मानव खोपड़ी जिसे त्यांग का ही बताया जाता है, यह लियांजिन के टेम्पल ऑफ ग्रेट कैंपस में 1956 तक थी और फिर दलाई लामा द्वारा लाई गई और भारत को भेंट दी गई। यह वर्तमान पटना के संग्रहालय में सुरक्षित है। मेरा वीडियो यहीं तक था। थैंक यू।